दोस्तों, 100 सुनार की और एक लोहार की। आप लोगों ने अक्सर ये कहावत सुनी होगी और ये मैं आपको बताऊंगा कि आखिर मैं ये कहावत आपको क्यों सुना रहा हूँ। उससे पहले साथियों मैं बताना चाहूँगा, मेरा नाम अनवर खान, आपका दोस्त, आपका होस्ट। और एक कॉन्वर्सेशन हमने एक संवाद शुरू किया है और इसको कलम का दरोगा के नाम से हमने शुरू किया है, जिसको हम अपने चैनल पर आप लोगों के साथ संवाद करेंगे, चर्चा करेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं कि इस वक्त ठिठुरती हुई कड़ाके की ठंड पड़ रही है, कड़ाके की सर्दी है, लेकिन उत्तर प्रदेश में चुनावी गर्मी के आगे ये सर्दी फीकी नज़र आ रही है। उत्तर प्रदेश के इस वक्त चुनावी रण सजा हुआ है, वो तो कोरोना की वजह से और कोरोना गाइडलाइन की वजह से चुनावी रैलियों पर, चुनावी सभाओं पर रोक लगा दी गई है। अन्यथा यहाँ पर हालात तो कुछ से कुछ नज़र आते हैं आपको। दोस्तों, मैंने शुरू में आपसे कहा कि 100 सुनार की और एक लोहार की। वो मैंने क्यों कहा? आज की जो इस वक्त की बड़ी ख़बर है, आज की, कल की, मौजूदा वक्त की जो बड़ी ख़बर है, उसमें एक ख़बर आपने सुनी कि अपर्णा यादव जो हैं वो उन्होंने भाजपा ज्वाइन कर ली। मुलायम सिंह परिवार की सबसे छोटी बहू अपर्णा यादव, उनकी दूसरी धर्मपत्नी के जो बेटे हैं प्रतीक यादव, उनकी धर्मपत्नी हैं अपर्णा यादव। वैसे तो अपर्णा यादव का झुकाव हमेशा से भाजपा की तरफ देखने को मिला है। योगी आदित्यनाथ जी से उनके पति के अच्छे संबंध हैं, उनकी गौशाला भी घूमने जा चुके हैं सूबे के मुखिया, तो कहीं ना कहीं उनके संबंध हैं और वो नज़र आते रहे हैं कि वो भी एक ठाकुर परिवार से आती हैं, तो योगी जी से उनके थोड़े घनिष्ठ संबंध हैं और उनके परिवार से घनिष्ठ संबंध हैं योगी जी के। सबसे बड़ी बात यह है कि समाजवादी पार्टी ने भाजपा के खेमे में सेंध लगाई और भाजपा के कई मंत्री और भाजपा के कई विधायक जो है समाजवादी पार्टी ने अपनी तरफ तोड़ लिए, लेकिन भाजपा ने मुलायम सिंह यादव परिवार में ही सेंध लगा ली। भारतीय जनता पार्टी ने समाजवादी पार्टी के घर में, उनके मुखिया के घर में सेंध लगाकर और उनके परिवार की छोटी बहू को ही अपने खेमे में शामिल कर लिया। तो ये बड़ी बात है, बड़ी खबर है। कहीं ना कहीं परिवार की जो अंतर्कलह होती है उसी का ये जीता जागता उदाहरण है कि सूबे के मुखिया जो रहे हैं मुलायम सिंह यादव और एक बड़ा प्रतिष्ठित परिवार है, सूबे की राजनीति में एक बड़ी भूमिका रखता है जो परिवार, उस परिवार की बहू को दूसरी पार्टी किस तरह से तोड़ लेती है, ये परिवार की अंतर्कलह कहीं ना कहीं निकल कर आज सामने आई। साथियों, ये सूबे की इस वक्त राजनीति के बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे, उसके बाद फिर हम आएंगे बदायूं की राजनीति पर। अगर हम सूबे की बात करें तो प्रदेश में इस वक्त समाजवादी पार्टी ही वो पार्टी है जो भारतीय जनता पार्टी को कड़ी टक्कर दे रही है। अगर हम और पार्टियों की बात करें, कांग्रेस का जो कोई वजूद यहाँ पर उत्तर प्रदेश में नज़र नहीं आता और जो हमारी जो जाट बेल्ट है, किसान बेल्ट है, वहाँ पर राहुल गांधी जी का और प्रियंका गांधी जी का जिस तरह से उनकी भूमिका रही है किसान आंदोलन के वक्त, तो कहीं ना कहीं एक उनकी एक छवि निकल कर आई है जुझारू नेता की, और किसान कहीं ना कहीं प्रियंका गांधी जी से, राहुल गांधी जी से खुश भी नज़र आए। किसान नेता राकेश टिकैत ने एक इंटरव्यू में ये भी कहा कि राहुल गांधी अच्छे आदमी हैं। तो इस बेल्ट की बात की जाए तो यहाँ पर तो लगता है कि कांग्रेस कुछ अच्छा कर जाएगी और यहाँ पर जो है वोटर कांग्रेस के पक्ष में जाता हुआ दिखाई भी दे रहा है। लेकिन अगर हम बात करें पश्चिमी उत्तर प्रदेश की और अब हम और लखनऊ की और पूर्वी उत्तर प्रदेश की, तो वहाँ लगता नहीं कि कांग्रेस कुछ बहुत अच्छा कर पाएगी। वहाँ पर जो चुनाव है वो समाजवादी पार्टी वर्सेस बीजेपी का नज़र आ रहा है। अगर हम बहुजन समाजवादी पार्टी की बात करें तो आप अगर पिछले थोड़े से वक्त में देखें तो अभी तो कोरोना गाइडलाइन के अनुसार सब चीज़ों पर रोक लग गई, सब चुनावी रैलियां बंद हैं, लेकिन उससे पूर्व में भी अगर हम देखेंगे तो पाएंगे कि बहुजन समाजवादी पार्टी एकदम से बैकफुट पर नज़र आएगी। मायावती जी का कहीं कुछ नज़र नहीं आता, ना कोई उनके स्टेटमेंट हैं, ना कोई उनके चुनावी रैलियाँ हुई, ना कोई उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई, तो कहीं ना कहीं मायावती जी बैकफुट पर नज़र आई। उसका फ़ायदा ये हुआ कि समाजवादी पार्टी ने मायावती जी के पुराने वीडियो, पुराने बयान लेकर और एक बसपा की एक दूसरी छवि मुसलमानों को दिखाना शुरू कर दी। अगर हम
दूसरी और पार्टी की बात करें तो MIM जो है इत्तेहाद मजलिस का कुछ नज़र नहीं आता। ये ओवैसी जी इतने ज़्यादा पावरफुल नज़र नहीं आते हैं प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, और वो सिर्फ वोट काट तो पाएंगे, वोट तो काट लेंगे, वो इतना तो करेंगे कि जहाँ पर मुस्लिम आबादी है, मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, वहाँ पर अपनी चुनावी स्पीचेस के सहारे या भाषणों के सहारे वो कहीं ना कहीं उन वोटर्स को प्रभावित कर पाएँ और उनको उन वोटर्स के साथ जो है कुछ वोट जो है समाजवादी पार्टी का काट पाएँ, बहुजन समाजवादी पार्टी का काट पाएँ। नुकसान तो करेंगे लेकिन कहीं मजबूत स्थिति में नज़र नहीं आते हैं। दूसरी पार्टियों में अगर हम बात करें आम आदमी पार्टी की, तो आम आदमी पार्टी का भी अभी उत्तर प्रदेश में ऐसा कोई वर्चस्व नहीं है और इस तरह से कोई बहुत बड़े पॉलिटिशियंस भी यहाँ पर नज़र नहीं आते आम आदमी पार्टी में। और फिर उसके बाद हम बात करते हैं जो और छोटे छोटे दल हैं, तो वो कहीं ना कहीं आपस में उनका गठबंधन चल रहा है, गठबंधन तय है। राष्ट्रीय परिवर्तन दल बदायूं में उभर कर आया है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो प्रदेश की राजनीति की अगर हम बात करें तो मुसलमान वोटर जो है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता आया है और इस बार भी निभाएगा। और कहीं ना कहीं मुसलमान वोटर का जो रुझान है वो समाजवादी पार्टी की तरफ ज़्यादा है, क्योंकि बसपा कहीं नज़र नहीं आती प्रतिस्पर्धा में, कहीं फाइट में। तो जब बसपा नज़र नहीं आती तो जाहिर सी बात है कि मुसलमान जो है वो कहाँ जाएगा। हालांकि भाजपा ने बहुत सारे काम ऐसे भी किए हैं जिससे मुस्लिम्स को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। अगर आप प्रधानमंत्री आवास योजना की बात करें या हम बेरोज़गार भत्ते की बात करें या हम फ्री राशन की बात करें, तो मुस्लिम परिवारों को बहुत फ़ायदा भी हुआ है। मुस्लिम परिवारों ने उस चीज़ का बड़ा लाभ भी लिया है। लेकिन जब हम बात करते हैं वोट की, तो वोट बैंक पर मुस्लिम मतदाता पर भारतीय जनता पार्टी का असर नहीं है, क्योंकि ये सब जो भी कार्य भारतीय जनता पार्टी ने किए थे वो उन बयानों के और उस तरह के क्रियाकलापों के पीछे छुप जाते हैं जिस तरह के बयान भारतीय जनता पार्टी के नेता अक्सर देते रहे हैं या दे देते हैं। तो कहीं ना कहीं और दूसरी पार्टियां भी वही डर, वही बयानों को तोड़ मरोड़ कर, कभी कभी दिखाकर, क्योंकि बहुत सारे बयान ऐसे होते हैं जो सीधे सीधे मुस्लिम्स को टारगेट किया जाता है, तो दूसरी पार्टियां उन बयान को सामने लाकर और भाजपा का एक अलग ही छवि प्रस्तुत करती हैं और उसका फिर खामियाजा ये होता है कि मुस्लिम वोटर भाजपा के साथ कभी नहीं जाता। मुस्लिम वोटर हमेशा बचकर चलता है। अगर कुछ परसेंटेज आप छोड़ दें, 2-4-5%, तो वो मायने नहीं रखती, लेकिन एक बड़ा हिस्सा मुस्लिम वोटर्स का वो हमेशा भाजपा के खिलाफ जाता है। तो अब जब भाजपा को वोट नहीं देगा और प्रतिस्पर्धा दो पार्टियों में है, तो जाहिर सी बात है वो समाजवादी पार्टी की तरफ ही जाएगा। अगर ओवरऑल अगर आप इस तरह से देखें कि कुछ लोग जैसे बसपा के कुछ नेता कहते हैं कि जिस वक्त मुजफ्फरनगर में दंगे हुए और मुजफ्फरनगर के अंदर जो है वो बच्चे ठंड से मर गए, वहाँ सैफई में महोत्सव चल रहा था और सलमान खान, माधुरी दीक्षित ठुमके लगा रहे थे और 3-3 करोड़ रुपए लिए जा रहे थे। तो वो सब चीज़ें हैं, वो सब चीज़ें लोग कहते हैं, लेकिन इसका कोई ज़्यादा इन सब चीज़ों का असर मुझे लगता नहीं मुस्लिम मतदाता पर, क्योंकि अगर आप इस चीज़ में जाएंगे तो वहीं समाजवादी पार्टी कहती है कि बहुजन मायावती जो सीधे सीधा भाजपा के साथ जाने की बात करती हैं। जिस वक्त 2020 में समाजवादी पार्टी के साथ बहुजन समाजवादी पार्टी के 7 विधायक सपा में गए टूटकर, तो मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा था कि जो हम जो है समाजवादी पार्टी को हराने के लिए भाजपा से भी गठबंधन करने को तैयार है। तो वो चीज़ें हैं। और इससे पहले मेरठ का एक वीडियो अक्सर देखा होगा आपने, आ जाता है सोशल मीडिया पर, कि जहाँ मायावती जी ये कह रही हैं 2019 के लोकसभा के इलेक्शन के बाद कि जहाँ मुस्लिम कट्टरपंथी था तो मैंने वहां अपने वोट को भी भाजपा की तरफ स्थानांतरित कर दिया था। तो ये सब चीज़ें आपने देखे होंगे ये वीडियोज़। अगर हम कांग्रेस की बात करें तो दूसरी पार्टियां ये आरोप लगाती हैं कि कांग्रेस ही वो पार्टी है जिसने बाबरी मस्जिद के ताले खुलवाए और उसके बाद अगर वो ताले नहीं खुलते और वो सब चीज़ें नहीं होती, जो 1991 में वो घटना नहीं होती, तो शायद हिंदू मुस्लिम के बीच में वो खाई भी नहीं होती। बाबरी मस्जिद विध्वंस एक बड़ी घटना है भारतीय इतिहास की। तो अगर हम इस तरह से पार्टीज़ की बात करें तो वो पार्टियाँ तो कहीं ना कहीं सब एक दूसरे को कटघरे में खड़ा करते हैं। तो लेकिन ओवरऑल मैं आपको बताऊँ तो कहीं ना कहीं मतदाता समाजवादी पार्टी की तरफ ही झुकाव है। बात करते हैं बदायूं जिले की। बदायूं में सदर सीट से आबिद रज़ा साहब और काजी रिजवान लाइन में लगे हुए हैं। आबिद रज़ा साहब का मामला जो है आज़म खान से बड़ा करीबी रहा है और आज भी है। हमेशा उनसे जेल में मिलना हो, ये जो भी चीज़ें रही, आबिद रज़ा साहब हमेशा फ्रंट फुट पर दिखाई दिए। तो आज़म खान साहब का भी एक बड़ा मुकाम, बड़ा मर्तबा रहा है समाजवादी पार्टी में। आप क्योंकि आप ये कह सकते हैं ये नई सपा है, नई हवा है और ये नारा भी है। तो शायद अब आज़म खान साहब भी नहीं है, जेल में है इस वक्त। तो कहीं ना कहीं
मुझे ये लगता है कि अब वो चीज़ें आबिद रज़ा साहब शायद वो अपनी छाप नहीं छोड़ पा रहे हैं, क्योंकि पूर्व सांसद धर्मेंद्र यादव जी से जो भी उनके मनमुटाव चले, मनमुटाव रहे और उसको लेकर काफ़ी बातें हुई, काफ़ी चर्चा हुई, तो वो शायद मुझे नहीं लगता कि वो चीज़ें अभी तक सॉर्टेड आउट हो पाई हैं। तो अगर आप और काजी रिजवान साहब अभी समाजवादी पार्टी ज्वाइन की है, तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं ये इस कमिटमेंट, इस वादे पर ही ज्वाइन की होगी कि मुझे टिकट मिलेगा बदायूं से, और वो उसकी मांग भी कर रहे हैं। और अभी तक आप देखिए कि बदायूं की जो सदर सीट है, समाजवादी पार्टी ने अभी अपने पत्ते नहीं खोले हैं, अभी कुछ भी क्लियर नहीं है कि कौन वहाँ से टिकट किसको मिल रहा है, कौन लड़ेगा। तो ये वो चीज़ें हैं, ये बदायूं की मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि बदायूं में ये सब चीज़ें चल रही हैं। तो बदायूं में भी समाजवादी पार्टी का अभी कोई क्लियर नहीं है। अब बदायूं के और सीटों की हम बात करें तो समाजवादी पार्टी मजबूती से लड़ रही है। शेखुपुर की बात करें, दातागंज की बात करें, बिलसी की बात करें, बिसोली की बात करें, तो समाजवादी पार्टी एक मजबूत पार्टी की तरह लड़ेगी और जीतने के भी चांसेस हैं कुछ सीटें। बात करते हैं सहसवान की। सहसवान में कई मुस्लिम लीडर समाजवादी पार्टी के टिकट मांग रहे थे, क्योंकि सहसवान मुस्लिम बहुल एरिया है। कल लगभग 4 लाख मतदाता में 1,35,000 मुस्लिम वोटर है और 90,000 लगभग यादव वोटर है। तो ये MY फैक्टर मिलके हमेशा से सपा को मजबूत करता रहा है, और यही वजह है कि जब भाजपा लहर आई 2017 में, तब भी समाजवादी पार्टी की को यहाँ से भाजपा हरा नहीं पाई। यहाँ से सपा के ओमकार सिंह यादव इलेक्शन उस कंडीशन में भी जीते जब पूरे प्रदेश में भाजपा की लहर थी। तो अगर हम भाजपा की बात यहाँ की सहसवान की बात करते हैं अगर हम, तो यहाँ पर समाजवादी पार्टी हमेशा मजबूत रही है। जिस वक्त पूरा किला ढहा तब भी समाजवादी पार्टी ने यहाँ से अपनी सीट बचाई। तो और यहाँ से ओमकार सिंह यादव हैं, पहले से कई इलेक्शन वो लड़ चुके हैं, जीते हुए कैंडिडेट हैं। अब उनके सुपुत्र ब्रजेश यादव आए हैं, उनकी जगह टिकट के लिए कई मुस्लिम लीडर भी थे और लाइन में, और उनका ये मानना था कि क्योंकि मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, तो मुस्लिम बहुल एरिया है, तो यहाँ से टिकट मुस्लिम्स का हो जाए, और मुस्लिम अगर जीत जाएगा तो कहीं ना कहीं पार्टी को बड़ा फ़ायदा होगा। और हो सकता है कि इसका फ़ायदा होता भी। अब पार्टी की अपनी रणनीति है, पार्टी ने अपना विचार किया होगा, पार्टी सब पहलुओं पर गौर करती है, क्या पार्टी ने सोचा होगा, तो वो अलग चीज़ है, वो पार्टी की का लुकआउट है, हम उसमें नहीं जाएंगे। बात करते हैं दूसरे कैंडिडेट्स की अगर सहसवान से, तो DP यादव जी आ रहे हैं मैदान में। राष्ट्रीय परिवर्तन दल ने ऐलान किया कि सभी 6 सीटों से विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। तो अब DP यादव की अगर हम व्यक्तिगत तौर पे बात करें, कितनी भी चीज़ें रहे, आक्षेप रहे, कितने भी रहे, लेकिन अगर हम काम के लिहाज से देखें तो DP यादव एकमात्र वो नेता हैं जिन्होंने बहुत काम किया, जिन्होंने बिसोली से उनकी धर्मपत्नी जी चुनाव लड़ी, जीती, तो उन्होंने वहाँ शुगर मिल दी। वो खुद सहसवान से चुनाव लड़े और तो जीते, फिर उन्होंने यहाँ अपनी कोठी बनाई, यहाँ पर एक डिग्री कॉलेज दिया। बहुत ज़्यादा दिक्कत थी बच्चों को डिग्री कॉलेज की वजह से, चंदौसी बदायूं उजानी भागना पड़ता था, और कुछ बच्चियाँ जो घर से नहीं जा सकती थी क्योंकि मुस्लिम बहुल एरिया है, तो माँ बाप नहीं भेजना चाहते थे, उनकी पढ़ाई वहीं रुक जाती थी। तो डिग्री कॉलेज से बहुत फ़ायदा ये हुआ है कि बच्चों को उनकी पढ़ाई मिल रही है, बच्चे अपनी जो हायर एजुकेशन है उसके लिए कहीं बाहर नहीं जाना पड़ रहा। तो एक बड़ा फैक्टर है जिसमें DP यादव जी को फ़ायदा मिलना चाहिए। और अगर आप शुगर मिल की बात करें, उन्होंने यहाँ शुगर मिल भी बना कर दिया, तो और ख़ुद भी मजबूती से वो अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। शुरुआत में सुना था कि भाजपा से उनका गठबंधन होगा, लेकिन वो गठबंधन तो नहीं हो पाया है। तो मुझे लगता है कि DP यादव भी मजबूत चुनौती पेश कर रहे हैं यहाँ से। और उसके बाद बात करते हैं बहुजन समाजवादी पार्टी की। अगर हम प्रदेश की बात करें तो वो शायद इतनी मजबूती नज़र नहीं आ रही है, लेकिन अगर हम सहसवान सीट की बात करें तो यहाँ से हाजी बिट्टन कड़ी प्रतिस्पर्धा कर दे रहे हैं और कड़ी टक्कर दे रहे हैं। मुस्लिम वोटर पे उनकी बड़ी मजबूत पकड़ है और पिछले 7 साल से वो लगातार मेहनत कर रहे हैं। इससे पहले हाजी अरशद अली उनके बड़े भाई यहाँ से चुनाव लड़े थे पिछला 2017 का, तो उस वक्त दूसरे नंबर के कैंडिडेट रहे थे, लगभग 65,000 तकरीबन वोट उनको मिला था। तो उनकी एक पकड़ तो थी वोटर पे। और उसके बाद हाजी बिट्टन ने यहाँ से दावेदारी पेश की है। तो हाजी बिट्टन 5 साल तक लगातार लोगों के सुख दुख में शामिल रहे हैं, खड़े रहे हैं, शादियों में भी नजर आए, लोगों के साथ अगर कोई दुख तकलीफ हुई तो वहाँ भी खड़े नजर आए। तो मुस्लिम मतदाता पर एक अपना उन्होंने एक असर तो छोड़ ही दिया है। और कहीं ना कहीं जो ओवरऑल हम जो ग्राउंड रियलिटी की जब हम बात करते हैं तो मुस्लिम मतदाता का रुझान हाजी बिट्टन की तरफ ही है, और ये फैक्ट है। अगर समाजवादी पार्टी में कुछ मुस्लिम चेहरे नज़र आते हैं नेताओं के तौर पर तो वो ठीक है, लेकिन अगर हम मुस्लिम मतदाता की बात करें तो वो हाजी बिट्टन से उसका लगाव काफ़ी अच्छी तरह से है, लोग जुड़े हुए हैं और उसका असर इलेक्शन में नज़र आएगा।
तो हाजी बिट्टन भी यहाँ पे कड़ी टक्कर देंगे। बात करते हैं भाजपा के कैंडिडेट की। तो यहाँ पे क्योंकि बीजेपी से पहले डीपी यादव साहब का चल रहा था, फिर जितेंद्र यादव, पूनम यादव, राजेश यादव, दीपक यादव, 5 यादव लाइन में लगे हुए थे टिकट के लिए, लेकिन टिकट उन किसी को ना होकर और टिकट जो है डी के भारद्वाज जी को हुआ। तो डी के भारद्वाज एक अजनबी चेहरा हैं लोगों के लिए। जो नया वोटर जो तैयार होगा, जो पहली बार वोट डालेगा, वो जानता भी नहीं है डी के भारद्वाज को। तो कहीं ना कहीं जो भाजपा का अपना मतदाता है वो भी इस बार इस डिसीजन से स्तब्ध रह गया, शौक लगा उसको कि ये क्या हुआ, ये कौन से कैंडिडेट आ गए। तो दूसरा वोट बैंक तो खींच के लाना तो बड़ी बात है। पहले भाजपा अपना जो वोटर है, अपना उस वोटर को संतुष्ट कर पाए अपने कैंडिडेट के द्वारा, तो ये भी बड़ी बात होगी। बाकी साथियों जुड़े रहिए, चर्चा हम करते रहेंगे। और अब इलेक्शन टाइम शुरू हो चुका है और अब हमारी टीम भी फॉर्म में आ गई है, तो अब हम लोग जुड़े रहेंगे, चर्चा में बने रहिए। कहीं वीडियो में कोई कमी, कोई दिक्कत नजर आए तो आप मुझे बिल्कुल सूचित कीजिए। कोशिश करेंगे हमारे आपसी संवाद, आपसी चर्चा चलती रहे। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।